आज की कहानी है बेटे ने तोड़ा भरोसा। नरेंद्र बाबू आज पूरे एक हफ्ते बाद घर लौट रहे थे। इस छुक छुक करती ट्रेन में आज पहली बार ऐसा था कि वह अकेले सफर कर रहे थे, वरना पत्नी कमला जी ने उनका हर सफर में साथ दिया है। लेकिन बेचारी अब आंखों से इतनी ओझल हो चुकी है कि पास का भी बहुत मुश्किल से साफ साफ नजर आता है। उन्हीं के इलाज के लिए वह दूसरे शहर आए थे। तभी कुछ देर के लिए ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। नरेंद्र बाबू कुछ लेने के लिए थोड़ी देर स्टेशन से उतर गए। तभी उनकी नजर एक रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठी उम्र करीब 70 साल की वृद्ध महिला पर पड़ी। वह बेचारी आते जाते लोगों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए जा रही थी और बार बार अपने बेटे का नाम लेकर रोए जा रही थी। लेकिन इतनी भीड़ में उसका बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा था। नरेंद्र जी को एक बार को लगा जैसे वह उस औरत को जानते हैं। फिर सोचा कि कमला जी तो अस्पताल में आंखों का इलाज करा रही होंगी, उनके बेटे बहू तो कमला जी का इलाज करा रहे होंगे। भगवान का शुक्र है कि उनके बच्चे ऐसे नहीं हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और मन में हजारों विचार लिए नरेंद्र बाबू आगे बढ़ रहे थे कि जैसे ही वह उस महिला के करीब पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन सरक गई। उनकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया था, मानो सोचने की गति और तेज हो गई थी और दिल की धड़कनों की रफ्तार धड़ की तेजी से बढ़ रही थी। ये वृद्ध महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी कमला जी ही थी। अब नरेंद्र जी को सारा माजरा साफ साफ नजर आ रहा था कि क्यों बेटे बहू ने इतनी जोर जबरदस्ती से उनको दूसरे शहर भेजा था। थोड़ा यकीन करना मुश्किल था, पर जो आंखों के सामने था उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता था। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख आनंद बाबू की आंखों से झरझर आंसू बह निकले और अपने बूढ़े हाथों का स्पर्श कमला जी के कंधों पर रख दिया। अपने पति का स्पर्श पाकर कमला जी फूट फूट कर रो पड़ी। आसपास का नजारा भी उन्हें देखकर काफी गमगीन हो चुका था। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बेटे बहू कभी उनके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। आनंद जी ने कुछ ही पल में खुद को संभाला और मन ही मन एक फैसला ले डाला। वह सोच रहे थे कि मैं अभी इतना भी लाचार नहीं हूँ कि अपनी पत्नी को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकूं। बेटे की इस हरकत से आनंद बाबू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। वह अगले ही दिन गाड़ी से अपने शहर पहुँचे। सबसे पहले पुलिस स्टेशन गए। दोनों दंपति की ऐसी हालत देखकर पुलिस भी सख्त में आ चुकी थी और तुरंत ही उनके बेटे के घर पहुंची तो नरेंद्र बाबू को पुलिस के साथ देखकर बेटे बहू के होश उड़ गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि माँ पापा आखिर दोनों मिल कैसे गए। कितनी मुश्किल से उन्होंने कमला जी से पीछा छुड़ाया था। अरे माँ, आप कहाँ चली गई थी? बेटा आगे बढ़ता हुआ कमला जी की तरफ बढ़ा तो नरेंद्र बाबूजी ने खींचकर 2 तमाचे अपने बेटे के गाल पर जड़ दिए। खबरदार, जो आगे बढ़े तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? पापा जी, सासू माँ को हमने रोकने की बहुत कोशिश की। हम भी 2 दिन से बहुत परेशान हैं। लगातार उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इनका तो अपनी माँ के बिना रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। यहाँ तक कि जब से सासू माँ गई है, एक निवाला भी हमारे मुंह से नहीं गया है। बहू के ऐसे घड़ियाली आंसू देखकर नरेंद्र बाबू ने एक झापड़ बहू के गाल पर रख दिया और इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा डस्टबिन में कोल्ड ड्रिंक के गिलास और पीछे के खाली डिब्बे पड़े थे। नरेंद्र बाबू गुस्से में बेटे का कॉलर पकड़ते हुए बोले, क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में जो तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया? खुद भूखे प्यासे रहे, लेकिन तुम्हें कभी किसी चीज के लिए तुम्हारा मन नहीं मारने दिया। पापा जी, कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपने बेटे को जानते हैं ना कि आज वह कितने बड़े अफसर हैं। उनकी भी शहर में इज्जत है। आप उनसे ऐसी बातें नहीं कर सकते। खबरदार बहू, अगर आज बीच में बोली तो मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। नरेंद्र बाबू ने गुस्से में बहू की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा तो अमिता चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। जानता हूँ बहुत बड़ा अफसर बन गया है तू, लेकिन इस बात की हैसियत के सामने हमेशा छोटा ही रहेगा।
तुम्हारे इसी अफसर पति को जो बचपन में डॉक्टर ने दिल में छेद बता दिया था, तो हमने तो इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसको किसी सड़क पर नहीं छोड़ा, किसी गटर में नहीं फेंका, बल्कि जब डॉक्टर ने भी मना किया कि आपका बच्चा ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा, तब कमला जी ही थी जो डॉक्टर के साथ साथ भगवान से भी लड़ रही थी। और आज वही अफसर बेटे को मां की आंखों के ऑपरेशन के इलाज के लिए थोड़े से पैसे क्या खर्च करने पड़ गए, वो उससे पीछा छुड़वाने के लिए स्टेशन पर भटकने के लिए छोड़ आया। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद मांगते हैं? अगर मैं आज बीच स्टेशन पर नहीं उतरा होता तो कमला जी ऐसे ही भटकती रहती। ये सोचकर भी नरेंद्र बाबू की रूह कांप उठी। नरेंद्र बाबू एक इज्जतदार इंसान थे, लोगों की मदद करना उनकी खूबियां थी। वह एक छोटी सी नौकरी करते थे और साथ में अपनी खेती बाड़ी भी संभालते थे। बेटे को पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया कि वह आज एक कामयाब इंजीनियर हैं। शादी के बाद बेटा बहू दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो गए थे और कमला जी और नरेंद्र बाबू उसी गांव में रहते थे। एक दिन नरेंद्र बाबू अपने बेटे से फोन करके बोले थे, बेटा सुरेश, कहीं दूसरे बच्चों की तरह तुम हमें भूल तो नहीं गए हो? जब तक हम हाल चाल नहीं पूछते हैं तुम फोन भी नहीं करते हो। तुम्हारी माँ कह रही थी कहीं हमारे इकलौते बेटे ने हमें छोड़ तो नहीं दिया। देखो अपनी माँ की शंका को दूर करो और कुछ रोज के लिए आ जाओ। बच्चों से मिले हुए भी कितना समय हो गया, नरेंद्र जी अपने बेटे सुरेश से कहते हैं। तब सुरेश बोला, पापा, इन्हीं सब कारणों से मैं बोला था कि रिटायरमेंट के बाद शहर में घर ले लेते हैं। आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखिए मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ और आप गांव में रह रहे हैं। मैं काम धंधा छोड़कर कितनी बार गांव आऊंगा। बच्चों के ट्यूशन स्कूल होते हैं, वह छोड़ना नहीं चाहते। अब आप बताइए, मैं बेटे का फर्ज निभाऊं या पिता और पति का फर्ज निभाऊं? नरेंद्र बाबू एक पल को चुप हो गए, फिर बोले, बेटा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कभी पति और पिता था ही नहीं। आखिर हमने ये सब कैसे मैनेज किया था? मानता हूँ तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, तो क्या तुम अपने माता पिता को भूल जाओगे? तब सुरेश बोला, ठीक है पापा, मैं शनिवार को आता हूँ, पर मैं अकेला आऊंगा और इस परेशानी का कोई हल निकालते हैं, क्योंकि बार बार आना जाना अब मुझसे संभव नहीं होगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। जैसे ही सुरेश ने फोन उठाया, उसकी पत्नी अमिता बोली, क्या बात हो गई? क्या बोल रहे थे ससुर जी? सुरेश ने सारी बात बताई तो अमिता बोली, फिर आपने क्या सोचा है? क्या उन्हें यहाँ लाकर रखेंगे या आप वहाँ जाकर रहेंगे? क्योंकि मैं और मेरे बच्चे तो गांव जाने से रहे। तो सोच समझकर सुरेश बोला, तुम तो मुझे और दुविधा में डाल देती हो। मैं कब बोला कि वहाँ जाकर तुम सबको रहना होगा, पर इस परेशानी का कोई तो हल निकालना होगा, क्योंकि गांव में क्या है ये बस पापा जी जानते हैं। कल को अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो मालूम ही नहीं कि गांव में कितनी संपत्ति है। यही सब सोचते हुए सुरेश मन में योजना बनाता हुआ दफ्तर के लिए निकल गया। 2 दिन बाद सुरेश अपने गांव पहुंचा। बेटे को देखकर माता पिता की आंखों की चमक आ गई। माँ ने आगे बढ़कर बेटे को गले से लगाया तो सुरेश बोला, माँ ये क्या कर रही हो? ये देखो आपके हाथ कितने गंदे थे, मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए। सुरेश की माँ कमला जी बोली, मेरे लाल, धरती माता की धूल से कपड़े गंदे नहीं बल्कि पवित्र हो जाते हैं। तुम्हें याद है जब तुम मिट्टी में खेल कर आते और मेरे आंचल से अपना चेहरा पोंछते थे? तब सुरेश बोला, तो क्या आप मुझे उसका बदला ले रही हैं? माँ बस दूर रहिए मुझसे। कमला जी बेटे की बातों से रुआ सी हो गई। नरेंद्र बाबू बोले, कमला तुम्हारा बेटा बच्चा नहीं बड़ा हो गया है, उसे अब तुम्हारे आंचल की नहीं खुले आसमान की जरूरत है। तुम कुछ बना रही थी तो जाओ, उसके खाने पीने की कुछ व्यवस्था करो। कमला जी के जाते ही नरेंद्र बाबू बोले, बेटा माँ के प्यार को कीमतों में तोला नहीं जाता है। एक तो तुम इतने दिनों बाद आते हो, उसके बाद ऐसा रूखा व्यवहार। सुरेश बोला, पापा मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, छोड़िए इन सब बातों को। पहले आप ही बताइए
कि क्या आप दोनों ने तय कर लिया है कि आप गांव में ही रहेंगे, क्योंकि शहर में मेरा काम बढ़ता जा रहा है तो परिवार के लिए वक्त बड़ी मुश्किल से मिलता है, फिर यहाँ आना संभव नहीं है। तभी कमला जी बेटे के पसंद की कढ़ी चावल और पकोड़े लेकर आई। सुरेश बोला, माँ मैं इन चीजों को नहीं खाता। कमला जी का चेहरा उतर गया तो सुरेश बोला, ठीक है अब मुंह मत बनाए, लाइए आपकी खुशी के लिए मैं खा लेता हूँ। कमला जी बड़े प्यार से बेटे को खाना परोसती हैं। शाम में बरामदे पर बैठकर अपने घर आसपास की हरियाली को देख रहा था। कमला जी उसके लिए चाय लेकर आई। सुरेश बोला, माँ क्या जरूरी है गांव में अकेले रहने की, चलिए हमारे साथ वहाँ शहर में रहिएगा। कमला जी बोली, बेटा अकेले तो मेरा भी मन नहीं लगता है। तभी नरेंद्र बाबू भी आए और बोले, तुम्हारी जमीन और खेती दिखाकर लाता हूँ। ये बात सुनकर सुरेश बहुत खुश हुआ। बोला, हाँ हाँ पापा चलिए एक बार देखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है, आखिरकार मुझे ही तो उसका हिसाब लगाना होगा। नरेंद्र बाबू आश्चर्य से उसे देखने लगे, परंतु बेटे का साथ जरूरी समझा और उसे जमीन जितनी संपत्ति थी सबका ब्यौरा दिया। अगले दिन सुबह जब सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो कमला जी को काम के हाथों से खाना परोस रही थी। सुरेश बोला, पापा आप देख रहे हैं माँ की हालत, अब इनसे कोई काम नहीं हो पाता तो क्यों जबरदस्ती गांव में रख रहे हैं। आप हमारे साथ चलो, मैं तो कहता हूँ सारी चीजों को बेचकर शहर में एक अच्छा सा मकान ले लेते हैं, फिर मेरा किराया भी बच जाएगा और आप सबका साथ भी मिल जाएगा। बेटे के साथ रहने की बात सुनकर कमला जी के चेहरे पर खुशी आई और वह धीरे से नरेंद्र बाबू को बोली, जब बेटा खुद आगे बढ़कर हमें साथ रहने के लिए कह रहा है तो अब आप मान भी जाए। यहाँ अकेले मन नहीं लगता है, सबके साथ रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। नरेंद्र बाबू बोले, सुरेश रोड के किनारे वाली जमीन की कीमत बहुत है, उसे बेच देता हूँ। खेती वाली जमीन और यह गढ़ नहीं, क्योंकि इस जमीन पर खेती करके कुछ गरीब किसान अपने परिवार का पेट भरते हैं। मैं उनके भूखे बच्चों के दुख का कारण नहीं बनना चाहता। सुरेश झट से मान गया, क्योंकि रोड के किनारे की जमीन लाखों की थी। उसने कहा, ठीक है, अगर आप इस टूटे फूटे मकान को नहीं बेचना चाहते तो रहने दीजिए। अगर वह किसान खेती का आधा पैसा तो हमें भिजवा देगा। नरेंद्र बाबू बोले, हाँ हाँ वह आधा पैसा हर साल हमें भिजवा देगा। सुरेश बोला, तो तय रहा, आप वह जमीन अच्छे दामों में बेच दीजिए। 15 दिन बाद का आपका टिकट मैं करवा कर भेज दूंगा। अपना जरूरी सामान लेकर शहर आ जाए। देखते देखते एक शाम हो गई और सुरेश वापस चला गया। जब वह घर पहुंचा तो अमिता बोली, वहाँ क्या बात हुई तो आपने मुझे बताया ही नहीं। सुरेश ने जब सारी बात बताई तो अमिता बोली, क्या वह लोग यहाँ आकर रहेंगे? सुरेश बोला, पूरी बात तो सुनो, अब तुम्हें इस किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं है। 15 दिन बाद हम अपना बड़ा सा घर ले लेंगे। पैसों का इंतजाम पापा करेंगे। इस घर में एक छोटा सा स्टोर रूम देख लेना, जिसमें मम्मी और पापा भी रह लेंगे। अमिता ने पहले मुंह बनाया, फिर अपना घर होगा सोचकर खुश हो गई। वह अपनी पसंद का घर देखकर रखें और नरेंद्र बाबू को बोले कि सारा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। पिता ने बेटे पर भरोसा करके पैसा भेज दिया और सुरेश ने घर अपनी पत्नी के नाम पर खरीद लिया। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। नरेंद्र बाबू पत्नी के साथ वहां से निकले तो सुरेश बोला, पापा मैं स्टेशन नहीं आ पाऊंगा, मैं घर का पता आपको लिखवा देता हूँ, आप रिक्शा करके आ जाएगा। नरेंद्र बाबू को ये बात अच्छी नहीं लगी तो कमला जी बोली, हो सकता है हमारे आने की तैयारी कर रहा होगा, इसीलिए नहीं आया होगा, चलिए चलते हैं। जब वह घर पहुँचे अमिता ने बेमन से उनका स्वागत किया और उनका सामान छोटे से कमरे में रखवाया। नरेंद्र बाबू बोले, बहू क्या शहर के कमरे इतने छोटे होते हैं, इससे अच्छा तो गांव है। अमिता बोली, पापा जी जितना घोट डालेंगे उतना ही स्वाद मिलेगा। आपको क्या लगता है आपके भेजे हुए पैसों से घर हो गया? हमने अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी, तब जाकर यह घर खरीदा है।
कमला जी बोली, अरे बहू, इनकी तो मजाक करने की आदत है। कमरा छोटा हो या बड़ा, सबका साथ जरूरी होता है। अमिता बोली, मम्मी जी, ऊपर हमारा और बच्चों का कमरा है, नीचे यह आप लोगों का और एक गेस्ट रूम है। अब इससे ज्यादा खर्च करने की हमारी औकात नहीं है। इतना कहकर अमिता चली गई। जैसे तैसे उस कमरे में दोनों ने अपना सामान रखा। 1-2 महीने तक आओ भगत हुई। फिर एक रोज नरेंद्र बाबू कुछ दवाई के लिए सीढ़ियों से बेटे बहू के कमरे तक जा रहे थे, तो नौकर बोला, बाबूजी, आपको जो चाहिए हमें बता दीजिए। मैम साहब ने कहा है, नीचे से ऊपर कोई नहीं जाएगा। अगले दिन बेटा दफ्तर जाने लगा तो नरेंद्र बाबू ने नौकरों की कही हुई बात बताई। तो सुरेश बोला, क्या गलत कहा उसने? ऊपर आपकी बहू रहती है, ऊपर जाकर आप क्या करेंगे? और फिर खाने को मिल ही जाता है। अभी मैं दफ्तर जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। नरेंद्र बाबूजी उम्मीद से बेटे के पास आए थे। वह उम्मीद टूटती हुई नजर आई। बहू अपनी दुनिया में रहती थी। पोते पोती कभी दादा दादी को झांकने भी नहीं आते थे। बेचारे खुले आसमान की रोशनी से निकलकर इस अंधेरे में कैद हो गए। जब कुछ बहू से कहते तो उल्टा सीधा जवाब मिलता। बेचारी कमला जी दुखी होकर कमरे में सिमट कर रह गई। ये रोज की बात हो गई थी। करीब 4 महीने बीत गए। दोनों को अब वह कमरा काटने को दौड़ता था। एक रोज अमिता सुरेश से बोली, आप तो जानते हैं मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। उनकी जो भी संपत्ति है मुझे ही मिलेगी, तो मुझे उन्हें यहाँ रखना होगा। सुरेश बोला, ये कैसे संभव है? माँ और पापा के साथ उन्हें यहाँ कैसे रखेंगे? अमिता बोली, अब इसका उपाय आप ढूंढो। ऐसा क्यों नहीं करते, उन्हें कहीं और रख दो, क्योंकि उनके पास अब है क्या? माँ बाप के पास अभी करोड़ों की संपत्ति है। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। सोच लो, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर उनके पास चली जाऊंगी। एक रोज नरेंद्र बाबू अपनी परेशानी सुरेश से बोले, तो सुरेश बोला, पापा, शहर में तो ये दिक्कत होती ही रहती है। मैंने एक नया घर देखा है, यहाँ आपको सगी साथी भी मिलेंगे और खुली जगह भी मिलेंगी। कमला जी बोली, तुम लोग भी हमारे साथ रहोगे? सुरेश बोला, माँ, मुझे ऑफिस के काम से कुछ साल के लिए बाहर भेजा जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। मैं आता जाता रहूँगा। यहाँ अमिता और बच्चों की दिक्कत नहीं होगी और वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। नरेंद्र बाबू अपने बेटे से थोड़े हिचकिचाते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी माँ को अब साफ साफ नजर नहीं आता, तो मैं सोच रहा था कि उस घर में शिफ्ट होने से पहले अगर तुम अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन करवा देते तो बहू तुम और उनकी देखभाल कर लेते। ये सुनकर बेटे का माथा ठनक गया। बेमन ढंग से बोला, ठीक है पापा, पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, तो आप ऐसा करिए, गांव का जो एक जमीन का टुकड़ा बचा है, इतने में माँ के ऑपरेशन की तैयारी करवाता हूँ, आप उसे बेच कर आइए। बेटे की बात सुनकर नरेंद्र बाबू खुश हो गए और अगले ही दिन गांव के लिए रवाना हो गए थे। माँ बाप ने आंख मूंद कर बेटे पर भरोसा किया। अगले दिन बेटा दफ्तर से लौटा और उनका सारा सामान बांधने लगा। कमला जी ने शक की दृष्टि से देखा तो सुरेश बोला, बार बार यहाँ सामान लेने के लिए आइएगा तो बेकार में अमिता से मनमुटाव होगा। रात के 9 बज रहे थे। सुरेश कमला जी को बोला, चलिए माँ, आपके ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। कमला जी बोली, बेटा, इतनी रात को? तो सुरेश बोला, माँ, आप जानती हो दिन में मुझे टाइम कहाँ मिलता है, काम भी देखना होता है। कमला जी बेटे के साथ चल दी। आसपास घनघोर अंधेरा था, वह लिख पढ़ नहीं पाए। सुरेश उनको एक कंबल देकर बोला, माँ, आप यहाँ बैठिए, मैं पैसे जमा करवा कर आता हूँ। जैसे ही आपका नंबर लगता है आपको दाखिल करवा दूंगा। मैं आपका बाकी का सामान लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद वह किसी अनजान व्यक्ति से बोली, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, क्या आपके आसपास कहीं दिखाई दे रहा है? लंबी काठी का रंग गोरा सा है। स्टेशन मास्टर हंसकर बोले, अम्मा, यहाँ बच्चे माँ बाप को जब छोड़ जाते हैं तो लौट कर नहीं आते हैं।
उसकी बात सुनकर कमला जी के पैरों से जमीन खिसक गई। कमला जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। नरेंद्र बाबू ख्यालों से बाहर आए तो बेटे को झंझोड़ते हुए बोले, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था? शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी अंधी माँ को स्टेशन पर छोड़कर जाते हुए? अगर आज मैं नहीं मिलता उसे तो वह जिंदगी भर भटकती फिरती। इंस्पेक्टर साहब, मैं नरेंद्र बाबू अपने बेटे बहू पर माँ बाप को प्रताड़ित करने का केस दर्ज कराता हूँ। और हाँ, जितने भी पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वह तुरंत मुझे अभी के अभी वापस करो। सुरेश कमला जी के पैरों में गिर गया। माँ देखिए ना पापा को क्या बोल रहे हैं। आप तो एक बेटे की मजबूरी समझ सकती हैं। कमला जी दृढ़ संकल्प होकर बोली, जब एक बेटे ने अपनी माँ की मजबूरी नहीं समझी तो एक माँ भी अपने बेटे की मजबूरी क्यों समझेंगी। आज मैं किसी की माँ नहीं बल्कि नरेंद्र बाबू की पत्नी हूँ। मैं खुद तुम जैसी औलाद का त्याग करती हूँ। इतना कहकर कमला जी ने अपने कदम पीछे हटा दिए। नरेंद्र बाबू बोले, इंस्पेक्टर साहब ले जाए इन दोनों को। आज से हम दोनों का इनसे कोई रिश्ता नहीं। दोनों बहू बेटे नरेंद्र बाबू के आगे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन नरेंद्र बाबू नहीं माने। 2 दिन बाद बेटे ने उनके पैसे वापस किए तो वह अपनी पत्नी को लेकर वापस गांव आ गए और फिर से वही खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करने लगे। थोड़ी मेहनत करते थे तो क्या हुआ, कम से कम सम्मान से तो रहते थे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आए होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।